नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। अभी 2 दिन पहले यानी कि 4 फरवरी को यहाँ हैदराबाद में एक राजनीतिक दल के हैदराबाद चैप्टर का एक सम्मेलन चल रहा था, जिसमें मेरे को निमंत्रित किया गया था एक लेक्चर देने के लिए। मैंने कुछ डेटा को लेकर ही वो लेक्चर दिया था और उस लेक्चर का मैं एक समरी आज इस एपिसोड में आपको मैं दिखाऊंगा। मेरे लेक्चर का टाइटल था नैरेटिव्स एंड परसेप्शंस व्हाई दे हैव बिकम सो इम्पोर्टेंट टुडे। यानी कि जो धारणाएं हम लोग बना लेते हैं किसी भी चीज को लेकर, वो आज के जमाने में क्यों वो बहुत ही आवश्यक हो गई हैं, नेसेसरी हो गई हैं। अब जब आप किसी भी बात का एक नैरेटिव बनाते हैं, तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसको सच पर आधारित करते हैं या फिर गलत बातों पर या झूठ पर उसको आधारित करते हैं। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो हमेशा एक झूठ को लेकर एक नैरेटिव हमारे सामने रख देते हैं और हम लोग वो पहचान नहीं पाते, उसको सच मान लेते हैं और उस पर फिर हम लोग एक्ट करने लगते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। आप जब सब्सक्राइब करते हैं, इससे हमारी थोड़ी बहुत मदद हो जाती है और जब आप लाइक या शेयर करते हैं, उससे भी हमारे चैनल की अवेयरनेस फैलाने में आप हमारी मदद करेंगे। धन्यवाद। अब चाहे वो राजनीतिक दल हो जो अपना नैरेटिव बेचना चाहते हैं या फिर कोई कंपनी हो जो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है या कोई मार्केट प्लेस हो, अमेज़न बिग बास्केट जैसा, सबके बीच में आप तक पहुंचने के लिए केवल एक ही जरिया बचा है और वो है आपका मोबाइल फोन, जिसका साइज लगभग 7 इंच से 3.5 इंच के बीच में होता है। काफी लोगों का ऐसा मानना है कि मोबाइल फोन आने से उनका जीवन आसान हो गया है। वो वही देखते हैं जो वो चाहते हैं। शुरुआत इस चीज की ऐसे ही होती है, लेकिन धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी पीछे छुपी हुई है, वो आपको ओवरटेक कर लेती है। धीरे धीरे जैसे गूगल है, वो ये डिसाइड करने लगता है कि आप क्या देखेंगे और जगह इतनी सीमित है कि जब आप सर्च करते हैं तो गूगल ही आपको वो दिखाता है कि आप क्या पढ़ें, क्या देखें। समय के साथ, दैट इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपका आउटलुक इतना नैरो होता जाता है क्योंकि आपको अन्य विषयों के बारे में पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। 15-20 साल पहले हम लोगों का नॉलेज सोर्स अखबार होते थे, मैगजीन्स होती थी और कुछ टीवी चैनल्स होते थे। एक अखबार का साइज अमूमन 2 फीट से बाई 1.5 फीट ये साइज का होता था और 15 से 20 पेज का वो अखबार होता था। तो आप ना चाहते हुए भी जब आप स्कैन करते थे, तो आपको बहुत सारे विषयों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर रहती थी। मैगजीन्स तो बिल्कुल ही अब खत्म सी हो गई हैं। इंडिया टुडे जो पहले आया करती थी, वैसी मैगजीन अब है ही नहीं। तो मोबाइल फोन पर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, मैसेंजर, व्हाट्सएप, यूट्यूब ये सब देखने लगे। ये सारी सोशल मीडिया ऐप्स हैं। पीछे गूगल बैठा है जो आपकी सर्च रेस्ट्रिक्ट करता रहता है। उसके पीछे डेटा पहुंचाने वाली कंपनी है जैसे जियो, एयरटेल और बीएसएनएल। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस सब के ऊपर एक सरकार बैठी होती है। हर कंट्री में ये एक सरकार होती है जो रेगुलेट करती है। कहीं पे कम रेगुलेट करते हैं, कहीं पे ज्यादा। हमारी सरकार ने भी ये रेगुलेशन के नियम दिए हुए हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब ओवर रेगुलेशन शुरू हो जाता है। सरकारें गूगल में जाके उनको ये बताती हैं आप क्या दिखाओ या क्या नहीं दिखाओ, फेसबुक में जाके दिखाते हैं, ट्विटर में दिखाते हैं। तो इससे आपका जो नॉलेज बेस है वो और भी ज्यादा कम हो जाता है। हमारी सरकारें और हमारी सरकार को चलाने वाले राजनीतिक दल ये अच्छी तरह समझ गए हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की पावर क्या है। वो अगर उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो वो अपना नैरेटिव
जो अपनी धारणाएं हैं, अपनी स्टोरीज हैं, वो सच हैं या गलत हैं, वो इस मीडिया से आम जनता तक पहुंचा देते हैं। और क्योंकि जनता और कुछ नहीं देखती है, तो बड़ी आसानी से वो उसको इन्फ्लुएंस कर देते हैं। शायद आप में से कई लोगों ने ये ग्राफ देखा होगा, जो करीब 10 दिन पहले ये काफी सर्कुलेट किया जा रहा था। इसमें ये दिखाया गया है कि जहां तक झूठी सूचना या मिस इन्फॉर्मेशन का सवाल है, वहां पे भारत नंबर 1 स्थान पर पहुंच गया है। यानी कि भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये पेपर पब्लिश हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, और उसकी साइट पर ये पूरा पेपर उपलब्ध है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। इसी पेपर में कहा गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स 6ठे नंबर पर है, यूनाइटेड किंगडम 11वें पर, और इंडोनेशिया 18वें स्थान पर है। साथ में ये भी कहा गया है कि जब भी इलेक्शन होता है, जो इस साल होने जा रहा है अप्रैल से मई के बीच में, उस समय ये मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे हमारे देश का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो डिस्टेबलाइज हो सकता है, और पूरे इलेक्शन पर एक सवालिया निशान बन सकता है। और शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी इंटरनेशनल फोरम में भारत को किसी भी पैरामीटर को लेकर इतनी खराब रेटिंग मिली है। खराब तो क्या, दुनिया में सबसे खराब रेटिंग मिली है। क्योंकि हमारे ज्ञान का इनटेक अब एक 7 इंच बाई 3.5 इंच की विंडो से होता है, तो इसका भरपूर फायदा बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, जिसमें राजनीतिक दल सबसे आगे हैं। जो कन्वेंशनल मेथड्स थे नॉलेज सोर्स के, जैसे कि अखबार, मैगजीन्स और किताबें, वो हम लोगों ने पढ़नी बंद कर दी हैं। थोड़ा सा डेटा देखिए, कितने मोबाइल कनेक्शन है हमारे देश में। 2023 के शुरू में 110 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस थे हिंदुस्तान में। ये बात जरूर है, कई लोगों के पास 2 या 3 भी कनेक्शंस थे। इस चार्ट में मैंने ये दिखाया है कि किस उम्र वर्ग, यानी कि किस एज ग्रुप में कितने लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान आप केवल ये हरी लाइन पर दीजिएगा, और ये रेड बॉक्स में जो नंबर है, 15 से 17 साल की उम्र में 24% बच्चे इस्तेमाल नहीं करते हैं सोशल मीडिया का, 76% का सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह 18 से 25 साल के बीच में 78%, 78% पीपल यूज सोशल मीडिया। 26 to 35 year old, 65% पीपल यूज सोशल मीडिया। 36 से 45, ये नंबर फिर गिरना लगता है, 44%, 46 to 55, 29%, एंड 56 ईयर से ज्यादा केवल 15% लोग ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। ये डेटा थोड़ा सा डिस्टर्बिंग भी है। अगर आप ध्यान दें तो हमारी जनरेशन्स जो है, मिलेनियल्स और जनरेशन जेड, वो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। मिलेनियल्स वोटिंग ऑलरेडी वोटर्स हैं, और जनरेशन जेड वोटर्स बनने जा रहे हैं। और ये एज ग्रुप वही है जो इंडिया में, अगर आप पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, तो सबसे ज्यादा लोग इसी एज ग्रुप में हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक और रिपोर्ट के मुताबिक एक एवरेज इंडियन लगभग 3.25 घंटे ऑनलाइन सोशल मीडिया पर टाइम गुजारता है। ये रिपोर्ट 2022 की है, और 2024 आने तक एक एवरेज इंडियन 4 घंटे 5 मिनट सोशल मीडिया पर गुजारता है। यानी कि एक ही साल में 30% की वृद्धि हुई है लोगों के टाइम में, जो वो ऑनलाइन मोबाइल पर रहते हैं। सोशल मीडिया एप्स जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनके हिंदुस्तान में करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं। 20, 22, 25 करोड़ लोग ये यूज करते हैं, जो कि ज्यादातर हमारा युवा वर्ग ही है। स्क्रीन बहुत छोटा है, उसमें आप ज्यादा कुछ देख नहीं सकते। कंटेंट पुश करने वाले वो पैसा लेते हैं, कंटेंट फिल्टर करते हैं, जो पैसा देता है उसी का कंटेंट आप तक
पहुंचता है, आपने एक बार जो चीज देख ली वो बार बार वही दिखाएंगे, वो और कुछ आपके पास आने नहीं देंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो सरकार या पॉलिटिकल पार्टीज वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और वही हो रहा है आज हिंदुस्तान में। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने दो केस स्टडीज रखूंगा। उद्देश्य ये है कि आपको मैं ये दिखाना चाहता हूं कि एक बार जब नैरेटिव सेट हो गया और अगर आप उस टाइप का कंटेंट देखते हैं तो आपको असलियत कभी नहीं पता चलेगी। पहली केस स्टडी जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद को लेकर है। मैं आपको कुछ ऐसा डेटा दिखाऊंगा जो जनरली अवेलेबल नहीं होता है, और सरकार जो क्लेम करती है और जो ये डेटा कहता है उसमें कितना अंतर है। मेरे एक मित्र हैं जो अक्सर मेरे से ये पूछते रहते हैं कि अब तो कश्मीर में सब कुछ ठीक हो गया होगा, आर्टिकल 370 अब खत्म कर दिया गया है। तो मेरा जवाब उनको यही है कि अगर आर्टिकल 370 हटाने से कश्मीर की समस्या हल हो जाती तो शायद हम लोगों को 75 साल इंतजार नहीं करना पड़ता। जेएनके में अगस्त 5, 2019 को जब आर्टिकल 370 रिवोक कर दिया गया था, उसके बाद वहां पर एक इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए थे। कई नेता जेल में डाल दिए गए थे, हाउस अरेस्ट हो गए थे, और वहां पर इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया था। अब इंटरनेट शटडाउन इतना लंबे समय का था, 552 डेज, 18 महीने के लिए यहाँ बंद था। आपको पता है कि अगर इंटरनेट एक घंटे को भी नहीं मिले तो कितना परेशान हो जाते हैं। आजकल बिजनेसेस इंटरनेट पर चलते हैं, बच्चों की पढ़ाई भी इंटरनेट पर होती है, तो कितनी मुसीबत वहां लोगों को आई होगी। 18 महीने के लिए वहां इंटरनेट नहीं दिया गया था। और ये ऐसा माना जाता है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इतने लंबे समय के लिए कम्युनिकेशन जब बंद कर दिया गया, ऐसा पहली बार दुनिया में जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली भंग कर दी गई, उसको एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया, और वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त हो गए। पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। फिर जो नैरेटिव सेट हुआ उसमें यह कहा जाने लगा कि वहां पर अब पूरी तरह शांति है, सब कुछ ठीक हो गया है, टूरिज्म बुरी तरह से बढ़ रहा है, करोड़ों में लोग वहां आ रहे हैं, और सब कुछ एक तरह से ठीक ठाक है। इस चार्ट में मैंने दिखाया है कि 1988 से लेकर 2023 तक कितने आतंकवादी मारे गए, जो लाल कलर की लाइन है, कितने सिविलियंस मारे गए, वो ब्लू कलर की लाइन है, और कितने सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे जवान मारे गए, ये ब्राउन कलर में है। ये डेटा का सोर्स है साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल, आप ये वहां जाकर देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा टेररिज्म देखें जब पीक हुआ था वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम हुआ था, कारगिल वॉर के जस्ट बाद में 2000-2001 के दौरान। उससे पहले जो पीक आई थी, जब वैली में टेररिज्म बढ़ने लगा था 1990 के दशक में, तो उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। उसी समय सिविलियन डेथ्स भी बहुत ज्यादा हुई थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के ही शासन में धीरे धीरे टेररिज्म कम आता गया। यूपीए 1 में आके जब मनमोहन सिंह आए, उनके जो जब वो पावर में थे, तो सबसे कम टेररिज्म 2011 और 12 में हुआ था। मैं थोड़ा सा आपको ये फिगर जूम करके दिखाऊंगा। पहली चीज, 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ। कहा ऐसा गया कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो जाएगा क्योंकि वो सारा नकली नोटों का वहां पे इस्तेमाल करते हैं, और वो सारे नोट खत्म हो गए। हुआ कुछ ऐसा था कि जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद आतंकवाद एकदम से बढ़ा था। 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया, उसके बाद भी एकदम से टेररिज्म बढ़ा था। तो सरकार की तरफ से ये दोनों जो नैरेटिव सेट किए गए थे, ये गलत थे, डेटा ऐसा नहीं बताता है। सिविलियन डेथ्स भी 2018 में डिमोनेटाइजेशन के बाद एकदम से बढ़ी थी। हमारे सिक्योरिटी फोर्स के जवान भी ज्यादा मरने लगे थे।
पिछले एक साल में थोड़ा सा कमी आई है, लेकिन अभी बहुत जल्दी है इस पर कोई कमेंट करने के लिए। टूरिज्म वर्सेस टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर, ये ग्राफ उसका मैंने बनाया है। पहला ग्राफ मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ टेररिज्म के बारे में। ये हरी लाइन दिखाती है कितने टूरिस्ट वहां पर आ रहे हैं। तो ये बात स्वाभाविक है कि जब भी टेररिज्म बढ़ेगा वहां टूरिज्म नीचे आ जाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही ये ग्राफ दिखाता है। टूरिज्म बढ़ा है आके 2010-11 के बाद, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, एकदम से टूरिज्म में जंप आया है। उसके बाद धीरे धीरे कम हुआ। 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ है, उसमें एकदम से भारी गिरावट आई है। यहां से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल नीचे आया। 2019 में कोरोना आ गया, बिल्कुल ही नीचे आया। 2020 में ना के बराबर टूरिज्म था। पिछले साल ये अभी फुल कैपेसिटी जो थी मनमोहन सिंह के टाइम या 2015 में, उसका आधे लेवल पर भी अभी तक टूरिज्म नहीं पहुंचा है। और इंटरनेशनल टूरिज्म ये वाइट लाइन में है, ये तो बिल्कुल ही यहाँ पर दिखाई भी नहीं दे रही है। दूसरी और अंतिम केस स्टडी जो जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा, ये तो आप दिन रात सुनते रहते होंगे कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है। इस बारे में हमारे इर्द गिर्द एक प्रोपेगेंडा वॉर सी चल रही है। हर कोई ये फिगर दे रहा है कि भारत कब तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, चाहे वो मॉर्गन स्टैनली हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, या मोदी जी खुद हो। तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने का प्रेडिक्शन 2024 भी था, 2025 भी था, 2027 भी है। अब मोदी जी ने कहा है कि 2030 तक बनेगा। इसके साथ ही एक जो मिक्सअप करके बोला जाता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी भारत जल्द बनेगा। 5 ट्रिलियन बनना और दुनिया में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनना, हालांकि ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। अब मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं। आप ये बताइए कि हिंदुस्तान 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी कब बना, या 2 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी कब बना? जाहिर सी बात है कि बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि ये माइलस्टोन हमारी अर्थव्यवस्था ने कब पार किए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आपको कभी किसी ने बताया ही नहीं कि भारत की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन डॉलर कब बनी या 2 ट्रिलियन डॉलर कब बनी। लेकिन आपको ये जरूर कई बार और बार बार बताया गया, हम 3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी 2021 में बने। और इसी तरह से 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की अभी से ढिंढोरा पीटा जा रहा है। मेरे को ये ताज्जुब होता है कि ये 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पार करने का माइलस्टोन, उसके बारे में कोई नैरेटिव क्यों नहीं आ रहा है। चलिए मैं ही बता देता हूं कि हमने ये माइलस्टोन्स कब पार किए। ½ ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हम बने थे सन 2000 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद हमने 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का माइलस्टोन पार किया 2007 में। 2 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हम बने 2014 में, और 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बने 2021 में। यानी कि लगभग हम 1 ट्रिलियन डॉलर हर 7 साल, every 7 years we have been adding 1 ट्रिलियन डॉलर टू आवर इकोनॉमी। दुनिया के टॉप 6 देशों का मैंने यहाँ पे जीडीपी प्लॉट किया है। बड़ा साफ है कि यूएस और चाइना हमसे बहुत आगे हैं। यूएसए पहले नंबर पर है 25 ट्रिलियन पर, चाइना दूसरे स्थान पर है 18 ट्रिलियन पर। तो इनके अलावा हम बात करते हैं जिस कैटेगरी में भारत आता है, येलो लाइन इंडिया की जीडीपी दिखा रही है। और हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी जब 2021 में बने, उस समय हमने पार किया था यूके को। अब ये यूरोपियन देश जो हैं, इनकी इकोनॉमी डाउन चल रही है। ये लोग या तो ग्रो नहीं कर रहे, या बहुत कम ग्रो कर रहे हैं, या रिसेशन भी आया हुआ है। तो ये लोग नीचे आ रहे हैं। तो इसीलिए अगर भारत 6-7% दर से बढ़ता रहा, तो आने वाले 4 साल में, 27 या 6 साल में, हम इन देशों को भी पार कर जाएंगे, ऐसा फिलहाल उम्मीद है।
हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी कब बनेंगे, ये निर्भर करता है हमारी अपनी ग्रोथ रेट पर और अन्य देशों की भी ग्रोथ रेट पर। अगर वो एकदम से फिर से अच्छी तरह ग्रो करने लगे तो हो सकता है हम ये तीसरी बड़ी इकोनॉमी 2030 में नहीं, हम बाद में बनेंगे। लेकिन $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो शायद हम 2030 तक बन ही जाएंगे। हम चाहे जितनी बड़ी इकोनॉमी फिलहाल बन जाए, ऐसा माना जाता है कि 60 से 70% भारतीय जनता अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है। इसीलिए शायद मोदी जी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन भी बांट रहे हैं। लेकिन वास्तविक हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं, यानी कि जो ग्राउंड रियलिटी है, कि हम चाहे दुनिया की कितनी भी बड़ी इकोनॉमी बन जाए, जब तक हमारी पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी, तब तक गरीबी एक इश्यू बनी रहेगी। आपका नैरेटिव, आपका धारणा जो मर्जी हो। फिलहाल भारत की पर कैपिटा इनकम $2,389 है, $2,389। और अगर परचेजिंग पावर पैरिटी ले लें तो 8,379, $8,379। तो नैरेटिव यही है कि हम दुनिया की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, सारे देश हमारी तरफ देखते हैं, लेकिन असलियत यह है कि घर में आटा खरीदने के भी पैसे नहीं है, उसके लिए भी सरकार की तरफ हमें देखना पड़ता है। सोशल मीडिया पर एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए कि ये इसके एक मोटो है कि इट इज अ लाई until it is proven true। वहां पर ये जो कुछ आता है उसको झूठ मान कर चलें और फिर खोजबीन करें, और अगर वो सच निकलता है तभी उस बात को आप माने। तो धन्यवाद, एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। ये एक लेक्चर था जो मैंने दिया। रेगुलर एपिसोड संडे को हम फिर से लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।